Bismillahirrahmanirrahim. Today our presentation topic is investment strategies for Pakistani retail investors. I Faisal Nawaz and my group members are Dawood Ahmad Khan and Adil Ahmad Khan. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करूँगा। पाकिस्तानी रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर हम वेल्थ को देखें तो वो एक ग्रोइंग फेज़ के अंदर है, जिसके अंदर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को अचीव किया है और इन लोगों ने एलोकेट किया है फंड्स डिफरेंट सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स आते हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है रोड मैप के ज़रिए इन्वेस्टर्स को इन लोगों ने गाइड किया है टुवर्ड्स कि आप जो है अपना फाइनेंशियल गोल्स जो है वो उनको अचीव कर सकें। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर है, सबसे पहले हमारे पास आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट के अंदर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इंटरनेशनल मार्केट, और इस तरह हमारे पास हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ टुवर्ड्स मतलब हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अगर देखें तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि हमें अपने इन्वेस्टिंग के अंदर अचीव करने के लिए एक चीज़ मिल जाता है। इसके अंदर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो फैक्टर आता है इसके अंदर कि हम वेल्थ को किस तरह एक्युमुलेट करें, तो इसके अंदर हमारे पास रिटायरमेंट प्लानिंग आ जाती है, फंडिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ जाती है। तो इसके ज़रिए हम अपना जो है फाइनेंशियल गोल्स को स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर प्रोफाइल। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रिस्क टॉलरेंस के अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क, इनका जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है और ये अपना पोर्टफोलियो जो है अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ये अपने फ्लक्चुएशन के थ्रू जो है अपना ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। फिर इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। फिर हमारे पास सेकेंडली आता है मॉडरेट इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि रिस्क और रिवार्ड को दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो मैनेज होता है, रिस्क इनसे मैनेज होता है। फिर तीसरा आता है हमारे पास कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना कैपिटल जो है प्रिजर्वेशन करते हैं और इनका जो रिस्क फैक्टर होता है वो एटलीस्ट होता है, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बॉन्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और मनी मार्केट हो गया। फिर इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट गोल्स। इन्वेस्टमेंट गोल्स के अंदर सबसे पहले ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं। इनका जो इन्वेस्टर्स का एम जो होता है वो वही होता है कि वेल्थ को एक्युमुलेट करें, और इनका जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है जिसके अंदर ये मेन फोकस इनका होता है कि कैपिटल को इंक्रीज़ करें। फिर इसके बाद दूसरा इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इनकम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स और रियल एस्टेट के अंदर, ताकि इनको वहाँ से कैपिटल मिल सके प्रॉफिट की शक्ल में। फिर तीसरा वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि मार्केट के अंदर इनका जो ट्रू वर्थ जब होता है कि जब स्टॉक आगे जाएगा, मतलब जब इनके प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो तब इनकी वैल्यू जो है वहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद सेकेंडली अगर हम टाइम होरिजन की बात करें तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लेस देन 5 ईयर से नीचे जो है अपना कैपिटल को जो है प्रायोरिटाइज करके इन्वेस्ट करते हैं। फिर ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट अकाउंट्स के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर और सीडीएस के अंदर। उसके बाद हमारे पास मिड टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स जो है अपना रिस्क फैक्टर को इतने साल तक एक्युमुलेट कर सकते हैं। फिर ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि 10+ ईयर्स, इनका जो इन्वेस्टिंग जो ईयर फैक्टर होता है वो 10+ होता है, और इनका जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। और फिर ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, पोटेंशियल हायर रिटर्न्स, मतलब ये जाहिर है कि ये मतलब रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा ले रहे हैं तो ये फिर रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज़।
इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके अंदर इन्वेस्टिंग जो है इन्वॉल्व है, और इनका जो इन्वेस्टिंग का जो पोर्टफोलियो होता है वो इनके जो वैरायटी ऑफ एसेट्स होते हैं उनको क्या करता है कि उनका जो रिस्क फैक्टर है उनको रिड्यूस करता है। फिर इसके अंदर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ ये किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इनके एसेट्स किस तरह डिटरमाइन होंगे कि इन्वेस्टमेंट गोल्स के अंदर, रिस्क टॉलरेंस और इनके अंदर। फिर हमारे पास आता है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, जिसके अंदर एसेट क्लास और इस तरह की मतलब ये सिक्योरिटीज़ के अंदर और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये जो है अपना स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो ये हमारे पास एक साउंड मेकिंग, मतलब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर सकते हैं इसके अंदर, रिस्क टॉलरेंस के अंदर कि मतलब इनका जो मेन गोल यही होता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाएं। फिर आ जाता है हमारे पास टेक्टिकल स्ट्रेटजीज़, मार्केट वॉलेटिलिटी, परफॉर्मेंस एवल्यूशन, ये सब जितने भी हमारे पास आ जाते हैं ये सब स्ट्रेटजीज़ में आते हैं। उसके बाद अगर हम डाइवर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल एसेट्स आते हैं जिसके अंदर हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ होते हैं। स्टॉक्स तो हमें पता है कि स्टॉक्स क्या होता है। अगर हम इन्वेस्ट करें ट्रेडिंग कंपनीज़ के अंदर, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल की एप्रिसिएशन होगी और हमें इनकम जो है वो डिविडेंड के थ्रू मिलेगा। फिर बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स, फिर रियल एस्टेट, फिर कमोडिटीज़ क्या होते हैं कि कमोडिटीज़ जो है वो ये होता है कि अगर हम इन्वेस्ट करें अपनी कमोडिटीज़, गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें जो है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच। Diversification is crucial in reducing portfolio risk in Pakistan due to market volatility, economic uncertainty, limited investment options, high interest rates, currency risk, political risk, and liquidity risk. To diversify effectively in Pakistan, we may have asset allocation, sector rotation, geographic diversification, dollar cost averaging, index funds or ETFs, alternative investments, so that we can diversify effectively in Pakistan and reduce the portfolio risk in Pakistan. We may have analysis of the diversification. In first analysis, we may have fundamental analysis, in which we have financial health, management team, industry outlook, valuation, corporate governance, which help us to diversify effectively in Pakistan and see about the portfolio risk in Pakistan. And the second one is technical analysis. In technical analysis, we have chart patterns, moving averages, relative strength index, Bollinger Bands, trend lines, and we use this technical analysis to diversify effectively and reduce the portfolio risk in Pakistan. In long-term investment, adopting a long-term investment approach in Pakistan offers several advantages, including riding out market volatility, compounding returns, dollar cost averaging, increased diversification, encouraging disciplined investing, aligning with financial goals, reduce stress and anxiety, benefiting from Pakistan's growth potential, learning and improvement. And in short-term investment, we have short-term trading strategies in Pakistan that involve actively in buying and selling financial instruments within a short time frame to profit from market fluctuations. Here is an overview of popular short-term trading strategies. One is momentum trading, that identify shocks with strong price momentum and trade in direction of the trade. Use technical indicators like RSI, MACD, and moving averages to gauge momentum. Hold positions for a few days to week, depending on the strength of the trend. And the second one is swing trading. In swing trading, hold positions for a shorter period than momentum trading, typically overnight or a few days. Look for stock with high volatility and trade on new or events that may impact the stock price.
Use technical analysis to identify potential swing trading opportunities. Third one is day trading. In day trading, buying and selling of stocks within a single trading day, closing all positions before the market closes, focuses on intraday price movements and use technical indicators like charts, trends, and patterns that requires constant monitoring and quick decision making. Assalamu alaikum. My name is Adil. My presentation topic is investment strategies for Pakistani retail investors. The importance of risk management in investing. Risk management is a critical aspect of investing that can help investors mitigate potential losses and maximize their returns. In this blog, we will discuss the importance of risk management in investing and provide insight from different perspectives. The first is diversification. Diversification is a risk management strategy that involves investing in a variety of different assets to minimize exposure to any one asset class by spreading investment across multiple asset classes. Investors can reduce their overall risk and potentially increase their returns. Second, stop loss order. Another common approach to risk management is through the use of stop loss orders. These are orders that automatically sell an investment if it falls below a certain price. As such, it's important to use stop loss order judiciously and in conjunction with other risk management strategies. Third, asset allocation. Another key aspect of risk management is asset allocation. This involves dividing your portfolio into different asset classes such as stocks, bonds, and cash. The right asset allocation depends on a variety of factors, including your age, financial goals, and risk tolerance. Understanding tax implications in Pakistan. Before delving into tax planning, it is crucial to comprehend the tax implications of various investment strategies in Pakistan. Different investment types such as stock, bond, real estate, and mutual funds are subject to varying tax treatments. Tax efficient investing strategies. Tax efficient investing involves structuring your investment in a way that minimizes the impact of taxes on your returns. In Pakistan, some tax efficient strategies including investing in tax exempt instruments like National Saving Scheme or utilizing tax advantages accounts such as individual pension accounts or voluntary pension systems. Proper tax planning techniques. Effective tax planning goes beyond just investing in tax efficient products. It involves strategizing your overall financial framework to minimize tax burden. Additionally, timing your investment strategically can also impact your tax liabilities positively. Importance of regulatory monitoring investment performance. Regular monitoring of investment performance is crucial to ensure that your portfolio is on track to meet your financial goals. It helps you evaluate how well your investments are performing and identify any underperforming assets that may need to be addressed. Importance of reviewing portfolio allocation. Reviewing portfolio allocation is essential for maintaining a well-balanced investment strategy. By regularly reviewing your portfolio allocation, you can rebalance your investment to align them with your desired risk level and investment objectives. Strategies for staying informed about market developments. Staying informed about market development is key to making informed investment decisions. Some strategies to stay updated include reading financial news. Stay informed about market trends, economic indicators, and company news by reading reputable financial publications. Using financial platforms.
Utilize online financial platform and tools to track market performance, analyze data, and stay informed about market developments. Consulting with financial advisor. Seek advice from financial advisor who can provide insight into market trends and recommend investment strategy based on your goals. Making necessary adjustment to investment strategy. When market conditions change or your financial goals evolve, it's important to adjust your investment strategy accordingly. Some tips for making necessary adjustment include regularly regulation your goals, review your financial goals periodically, and adjust your investment strategies to align with any changes in your objectives. Rebalancing your portfolio. Periodically rebalance your portfolio to maintain your desired asset allocation and risk levels. Diversifying investment. Consider diversifying your investment across different asset classes to reduce risk and optimize return. Seeking professional advice and guidance. While investing can be a rewarding endeavor, it can also be complex and overwhelming. Seeking professional advice and guidance can provide valuable insight, expertise, and peace of mind. Here are some situations where professional advice may be beneficial. First, complex financial situation. If you have complex financial circumstances such as multiple income streams, take consideration or inheritance, a financial advisor can help navigate these complexities. Lack of investment knowledge. If you lack the time or expertise to research and analyze investment, a financial advisor can provide insight and recommendation tailored to your financial goals and risk tolerance. Estate planning. Estate planning aims to protect and distribute your assets according to your wishes. A financial advisor can work with you and your attorney to ensure your financial affairs are in order and your estate plan is well designed.